हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम प्रो सेक्शन का 10th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज़ हैं, जिसकी राइटर पॉल एस बक हैं। इसको आज हम पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज़, ठीक है, जिसका हिंदी हो गया कि जो भारत है वो किसी ट्रैवलर्स की आंखों से, ठीक है, मतलब वो भारत कैसा दिखता है एक यात्री के नज़र से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पर्ल एस बक 1892 टू 1973, यानी पर्ल एस बक का जन्म 1892 में हुआ और उनकी मृत्यु 1973 में हुई। अमेरिकन बाय बर्थ, यानी कि वो जन्म से अमेरिकन थी, मतलब उनका जन्म अमेरिका में हुआ था। वॉज रेयर्ड इन चाइना बाई हर मिशनरी पेरेंट्स, ठीक है, और उनका पालन पोषण चाइना में हुआ उनके मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है। सी टॉट इन चाइनीज़ यूनिवर्सिटी, उनको चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया। सी इज़ नोन फॉर हर ट्रैवल एंड मेमोइड्स, ठीक है, वो अपनी ट्रैवल यानी जो भी वो ट्रैवल जिस देश में या फिर जहाँ पे भी वो ट्रैवल करती थी, तो वो जो बुक लिखती थी ट्रैवल से रिलेटेड, उसको यहाँ पे ट्रैवल बोला गया है। और जो मेमोइड्स थी, मतलब जो भी वो बुक लिखती थी अपनी यादों के रिलेशन, मतलब जो भी उनको याद आती थी जिस जगह के बारे में, उसको मेमोइड्स बोलते हैं, ठीक है। सी रॉट पर्सनल accounts of her visit to different countries in simple, lucid and effortless English, ठीक है। तो वो अपना पर्सनल अकाउंट, ठीक है, एक विजिट ऑफ हर विजिट, यानी वो जहाँ भी अलग अलग देशों में जहाँ भी घूमने जाती थी वहाँ पे खुद का एक पर्सनल अकाउंट लिखती थी, ठीक है। और वो बहुत ही सिंपल होता था, बहुत ही ल्यूसिड होता था। ल्यूसिड का मतलब होता है कि एकदम साफ साफ समझ में आने वाला, ठीक है, मतलब जो भी वो लिखती थी तो वो किसी को भी समझ में आ जाए, इतना वो क्लियर लिखती थी। एंड एफर्टलेस का मतलब होता है उसको समझने के लिए कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी इंग्लिश, ठीक है। वो ऐसे इंग्लिश का यूज़ करती थी जिसको पढ़ने या समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। सी वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1938, ठीक है, उनको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में, साहित्य में 1938 में। नोटेबल अमंग हर चीफ वर्क्स आर, जो उनके चीफ वर्क यानी जो मुख्य उनकी रचनाएं हैं उसमें जो नोटेबल है, नोटेबल का मतलब हो जाएगा उल्लेखनीय, मतलब जो उस सब में जो सबसे अच्छा है वो है द गॉड्स अर्थ 1931 और नोबेल ऑन चाइना एंड कम माई बिलव्ड, ये सारी उनके मतलब चीफ वर्क में से नोटेबल हैं, ठीक है, मतलब उल्लेखनीय, बहुत ज़्यादा वो अच्छे हैं। विथ इंडिया एज बैकग्राउंड, जिसका बैकग्राउंड जो है वो इंडिया है, मतलब ये सारी इंडिया से रिलेटेड है। एंड द प्रेजेंट पीस इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई सेवरल वर्ड्स, और जो अभी हम पढ़ने वाले हैं इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, ये एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, ये सारांश है किसका, माई सेवरल वर्ड्स, इनकी जो बुक है माई सेवरल वर्ड्स उसका एक्सट्रैक्ट है। विच इज़ अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ, वो जो है ये जो बुक है ये उनके पर्सनल रिकॉर्ड यानी उनकी लाइफ का एक रिकॉर्ड है। इट शोज हर लव फॉर द पोरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडियन विलेजेस, ठीक है, और इस बुक में उनका जो लव है वो देखने को मिलता है उन लोगों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति जो भारत के गाँव में रहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। यहाँ पे इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज। फर्स्ट देखते हैं, इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ, ठीक है, जो पोएटस हैं वो बोल रही हैं कि इंडिया जो है वो जो भारत है वो हमेशा मेरे बैकग्राउंड यानी मेरे जीवन के बैकग्राउंड यानी जो मेरे जीवन है उसके मतलब उसके बैकग्राउंड में हमेशा से एक पार्ट रहा है भारत, ठीक है। बट आई हैड नेवर सीन इट होल, लेकिन मैंने इसे पूरी तरीके से कभी भी नहीं देखा है। एंड फॉर माई सेल्फ अनटिल नाउ, और अभी तक मैंने इसे पूरी तरीके से नहीं देखा है, ठीक है। येट, जबकि द स्टोरीज दैट आवर इंडियन फैमिली डॉक्टर एंड हिज वाइफ टोल्ड मी व्हेन आई वॉज चाइल्ड हैड वोवन देमसेल्फ इनटू माई ग्रोइंग ड्रीम्स, लेकिन ठीक है फिर भी जो स्टोरीज़ हैं, जो स्टोरीज़ यानी जो कहानियाँ हैं
जिसको मेरे इंडियन फैमिली डॉक्टर और उनकी पत्नी ने मैं जब छोटी थी तब सुनाया था, और उस मतलब कहानियों में मैंने अपना ग्रोइंग ड्रीम्स यानी जो बढ़ते हुए मेरे सपने हैं उसमें बुन लिए थे, ठीक है। एंड आई हैड लॉन्ग रेड एवरीथिंग दैट आई कुड फाइंड अबाउट दैट कंट्री। और मैंने जो भी उस कंट्री में पाया, मतलब मैंने जो भी देखा, जो भी उस वहाँ पे जाके मैंने देखा, मतलब जब वो इंडिया आई घूमने के लिए तो उन्होंने जो देखा वो उन्होंने बहुत पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। फ्रॉम माई फादर आई हैड लर्न ऑफ इट थ्रू बुद्धिज़्म एंड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड बुद्धा। और मैंने अपने पिता से क्या कर लिया था बुद्धिज़्म यानी जो बुद्धिज़्म है एंड लॉर्ड बुद्धा की जो लाइफ हिस्ट्री है यानी जो जीवन का इतिहास है उसको मैंने अपने पिता से सीख लिया था। द वेरी वर्ड कलर रिमाइंड मी द वैरायटी ऑफ ह्यू दैट इज़ इंडियन लाइफ, ठीक है। जो वर्ड कलर है, जो कलर वर्ड है यानी जो ये कलर वर्ड है वो मुझे रिमाइंड कराता है, याद दिलाता है वैरायटी ऑफ ह्यू यानी जो इंडिया के लोगों के जीवन में जो वैरायटी है, जो विभिन्नताएं हैं, रंगों की विभिन्नताएं हैं, मतलब हर एक लोग के लाइफ में अलग अलग रंग हैं, उसकी मुझे याद दिलाता है एज वेरियस एज आवर ओन अमेरिकन ह्यूमन सीन। और वैसे ही जैसे हमारे अमेरिकन मानव परिदृश्य में है, ठीक है। मतलब जैसे अमेरिकी लोगों में जैसे वैराइटीज़ हैं वैसे ही इंडियन की लाइफ में भी वैरायटी के रंग हैं, ठीक है। उनका कहने का मतलब है इन कश्मीर, जैसे कि कश्मीर में वेयर द वाइट बारबेरियन इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमणकारी, बारबेरियन का मतलब होता है बर्बर, या ठीक है। जो वाइट बारबेरियन यानी यहाँ पे अंग्रेजों की बात हो रही है। इन्वेडर्स फ्रॉम यूरोप लॉन्ग एगो पेनिट्रेट इंडिया, जो भारत में बहुत पहले घुस आए थे। द पीपल आर ऑफन फेयर, वे जो लोग थे वो काफ़ी गोरे थे। ऑबर्न हेयर का मतलब होता है उनके हेयर जो बहुत ही भूरे और सुनहरे रंग के बाल होते हैं, उनको ऑबर्न हेयर बोलते हैं। सो देखते हैं, ऑबर्न हेयर ब्लू आइड वुमन आर ब्यूटीज देयर, और वहाँ पे जिस औरत के बाल ब्राउन गोल्डन कलर के होते हैं और उनकी आंखें ब्लू कलर की होती हैं, वो वहाँ की ब्यूटी होती हैं यानी सुंदरता होती है। A young Indian friend of mine has recently married a Kashmiri man who thought his hair is dark and eyes of a clear green। तो यहाँ पे बोल रही हैं कि एक यंग इंडियन फ्रेंड ऑफ माइन यानी मेरा एक यंग इंडियन फ्रेंड जिसने अभी अभी हाल ही में कश्मीरी मैन से शादी की है, भले ही उसके जो बाल हैं वो काले हैं और उसकी जो आंखें हैं वो ग्रीन हैं, हरी रंग की हैं। द स्किन कलर ऑफ कश्मीरी इज़ लवली क्रीम एंड द फीचर्स ऑफ आर एज क्लासिक एज द ग्रीक। जो स्किन कलर होता है कश्मीरी का वो बहुत ही क्रीम कलर का होता है, बहुत ही प्यारा क्रीम कलर का होता है, और उनकी जो फीचर्स हैं यानी जो उनकी विशेषताएं हैं वो क्लासिक हैं यानी बहुत ही उत्कृष्ट हैं, बहुत ही अच्छी हैं, जैसे कि ग्रीक की हैं, ठीक है। बट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बी रिकॉर्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉकेजियन रेस। लेकिन जो भी इंडियन के लोग हैं वो बिलोंगिंग किससे करते हैं? कॉकेजियन रेस से। मतलब एक रेस है, कॉकेजियन जनजाति है, मतलब एक ऐसी जनजाति जिनका कलर जो है वो गोरा होता है। वट एवर द कलर ऑफ स्किन इन साउथ थो इट बी एज ब्लैक एज एनी अफ्रीकन्स। भले ही जो कलर है वो स्किन कलर है साउथ में, जैसे कि दक्षिण में जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है वहाँ का जो स्किन कलर होता है लोगों का वो डार्क होता है, वो काला रंग का होता है, फिर भी वो कॉकेजियन रेस से ही बिलोंग करते हैं। थ्रो इट बी एज ब्लैक एज एनी अफ्रीकन्स, भले ही वो कितना भी अफ्रीकन जैसा ही क्यों ना हो, फिर भी वो कॉकेजियन रेस से ही बिलोंग करते हैं। थर्ड देखते हैं, एंड इंडिया हैज़ एन अमेजिंग वे ऑफ अपेयरिंग अनएक्सपेक्टेडली इन अदर्स लाइफ। और इंडिया के पास एक अमेजिंग वे है, एक बहुत ही अमेजिंग, एक शानदार तरीका है अपीयरिंग यानी दिखने का, अनएक्सपेक्टेडली मतलब जहाँ पे एक्सपेक्ट ना किया हुआ हो, मतलब एक तरह से जहाँ पे हमें दिखाई ना दे रहा हो फिर भी वो वहाँ पे हो,
दूसरे के लाइफ में, ठीक है, मतलब वो अदर लाइफ में, यानी यहाँ पे बोला रहा है जो भारत के जो लोग हैं वो अदर कंट्री के लोगों के अंदर उन्हीं के कल्चर में भी दिखाई देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, टुडे इन द लाइफ ऑफ साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका का जो लाइफ है, द इंडियन मेक अ थर्ड ग्रुप बिटवीन द साउथ अफ्रीकन्स एंड ब्लैक एंड वाइट। जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, वो एक थर्ड ग्रुप बनाते हैं, एक तीसरा समूह बनाते हैं बिटवीन साउथ अफ्रीकन्स और ब्लैक एंड वाइट के बीच में, ठीक है, वो तीसरा ग्रुप बनाते हैं। फॉर दैट मैटर देयर वॉज आवर इंडियन फैमिली डॉक्टर, और उस मैटर के लिए हमारे इंडियन फैमिली डॉक्टर हैं, मतलब वो भी एक थर्ड ग्रुप हैं, किसके बीच में, साउथ अफ्रीकन्स एंड ब्लैक एंड वाइट के बीच में। एंड वाई शुड देयर हैव बीन एन इंडियन डॉक्टर इन अ चाइनीज पोर्ट टू टेंड एन अमेरिकन फैमिली, और क्यों एक इंडियन डॉक्टर होना चाहिए चाइनीज़ पोर्ट पे। चाइनीज़ पोर्ट मतलब यहाँ बंदरगाह होता है, ठीक है, जहाँ पे जहाज आते जाते हैं, वहाँ पे। टू टेंड का मतलब देखभाल करने के लिए, एन अमेरिकन फैमिली, एक अमेरिकन फैमिली को देखभाल करने के लिए एक चाइना पोर्ट पे एक इंडियन डॉक्टर का होना क्यों चाहिए, ठीक है, मतलब क्यों वहाँ पे इंडियन डॉक्टर की ज़रूरत है। एंड र्यूमर्स ऑफ इंडिया परसिस्ट, और एक र्यूमर का मतलब होता है अफवाह होना, ठीक है, एक अफवाह है इंडिया के बारे में। परसिस्ट का मतलब होता है मौजूद होना। फॉर दे आर अ मेमोरेबल पीपल, कि वे लोग बहुत ज़्यादा यादगार लोग हैं, ड्रामेटिक लोग हैं, ड्रामेटिक मतलब नाटकीय हैं, एंड पैशनेट, और बहुत ही जुनून भरे लोग हैं, एंड फाइंडिंग ड्रामेटिक लाइफ, और ड्रामेटिक लाइफ को ढूंढते रहते हैं, ठीक है, मतलब अपने लाइफ को ड्रामेटिक तरीके से जीते हैं। यू सी हाउ इंडिया हैज़ अ वे ऑफ परमिटिंग ह्यूमन लाइफ, आप देख सकते हैं कि कैसे इंडिया के पास एक तरीका है परमिटिंग ह्यूमन लाइफ, यानी ह्यूमन लाइफ में प्रवेश करने का या फिर उसमें दिखने का, मतलब दर्शित होने का, ठीक है, कैसे वो ह्यूमन लाइफ में एक इंडिया दिखता है। एंड कंसीडर हाउ इंडिया हैज़ मैनेज्ड मेयरली बाय मेंटेनिंग हर इंडिपेंडेंस, और आप ये सोच सकते हैं कि कैसे इंडिया ने मैनेज किया है अपने इंडिपेंडेंस को, अपनी स्वतंत्रता को मेंटेन करते हुए, एंड येस बाय प्रोड्यूसिंग सुपीरियर इंडिविजुअल्स, और हाँ, प्रोड्यूसिंग का मतलब होता है मतलब पैदा करना, ठीक है, कि कैसे उन्होंने सुपीरियर यानी महान लोगों को, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तित्व या फिर व्यक्ति, ठीक है, कैसे उन्होंने महान लोगों को इंडिया ने पैदा किया है, टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड इन दिस फ्यू शॉर्ट ईयर ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम के कुछ मतलब ईयर्स में, फ्रीडम आज़ादी के कुछ सालों में उन्होंने कैसे पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है। दे हैव पुट टू गुड यूज़ द बेनिफिट द इंग्लिश गिव एंड लेफ्ट, उन्होंने कैसे यूज़ किया है, अच्छा इस्तेमाल किया है उन बेनिफिट्स का जो इंग्लिश के मतलब जो अंग्रेज उनको दिए थे और फिर छोड़ दिए, मतलब वहीं पे छोड़ दिए, उसका उन्होंने कितने अच्छे से यूज़ किया है, आप ये देख सकते हैं। द नॉलेज ऑफ द वेस्ट, द प्योर एंड इक्विजिबली इनॉन्सिएट इंग्लिश टंग ऑफ मैन एंड वुमन एजुकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ ग्लोब, ठीक है, उनको पूरी नॉलेज है वेस्ट की, ठीक है, मतलब उनको वेस्ट के बारे में जानकारी मिली उससे, और प्योर एंड इक्विजिबली इनॉन्सिएटेड इंग्लिश टंग, मतलब जो भारत के लोग हैं वो लोग बहुत ज़्यादा प्योर मतलब शुद्ध, और इक्विजिटली इनॉन्सिएट का मतलब होता है एकदम सही उच्चारण करना है इंग्लिश का, ठीक है, उनका जो टंग है वो बहुत ही शुद्ध है, और बिना किसी गलती के वो लोग प्रोनाउंस करते हैं। ऑफ मैन एंड वुमेन, जो वुमेन और मैन, जो औरत और आदमी दोनों लोग जो एजुकेटेड हैं, ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्लोब, जो ग्लोब के दोनों साइड हैं, ठीक है, यानी पूरी दुनिया में इंडियंस हैं। विटनेस नेहरू एंड विथ हिम अ होस्ट ऑफ मैन लर्निंग हाउ टू गवर्न, विटनेस के लिए, गवाह के लिए नेहरू जो कि भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड विद हिम, और उनके साथ बहुत सारे लोग जो ये सिखाते हैं कि कैसे गवर्न करना चाहिए, कैसे शासन करना चाहिए। एंड द फर्स्ट वुमेन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन,
और पहली वुमन यानी पहली महिला जो कि प्रेसिडेंट है जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन की, वो भी एक क्या है, अ वुमन ऑफ इंडिया, वो भी एक भारत की महिला है, ठीक है। और उनका नाम है पंडित विजयलक्ष्मी, जो कि नेहरू की बहन है। सो ये एक्स्ट्रा जीके का हो गया। एंड द मेन इन चार्ज ऑफ द प्रिजनर एक्सचेंज इन कोरिया एंड द मेन इन चार्ज ऑफ प्रिजनर एक्सचेंज इन कोरिया एंड इंडियन जनरल, ठीक है। और एक आदमी जो कि चार्ज में है यानी प्रिजनर एक्सचेंज के, यानी जहाँ पे कैदियों की अदला बदली होती है उसके चार्ज में, उसके मतलब उसको वहाँ का संभालने के लिए दिया गया है, उस अधिकार उनको दिया गया है। मतलब एक तरह से यहाँ पे जेलर बोलेंगे। वो जो आदमी है वो भी भारत के हैं। इन कोरिया में, कोरिया के कह सकते हैं जेलर हैं वो, जहाँ पे प्रिजनर का एक्सचेंज होता है, जहाँ पे कैदियों का एक्सचेंज होता है। एंड इंडियन जनरल, जो कि एक इंडियन जनरल है, एक भारतीय जनरल है। हु वॉन ट्रस्ट फ्रॉम ऑल, जिन्होंने सभी से ट्रस्ट को जीता है, मतलब सभी से भरोसा जीता हुआ है। इवन द ब्लस्टरिंग एंड एक्यूजेशन एट होम एंड अब्रॉड हैव नॉट चेंज्ड द क्वाइट कॉन्फिडेंस ऑफ द न्यू इंडिया। यहाँ तक कि जो ब्लस्टरिंग, यहाँ तक कि जो धमकाने वाला और जो एक्यूजेशन यानी जो आरोप लगे हैं उसके घर पे एंड बाहर भी, ठीक है, उनके घर में और बाहर भी, वो इंडिया के नए जो कॉन्फिडेंस है, इंडिया का जो नया कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, उसको वो हिला नहीं सकता है, ठीक है। एंड दिस कॉन्फिडेंस फाउंडेड इन अनयील्डिंग आइडियलिज्म परमिट आवर वर्ल्ड लाइफ। और जो ये नया और ये जो कॉन्फिडेंस है वो अनयील्डिंग है, अनयील्डिंग आइडियलिज्म है, मतलब एक अटूट आदर्शवाद है जो हमारे पूरे दुनिया के लाइफ में मौजूद है, ठीक है। परमिट है हमारे मतलब हमारे पूरे दुनिया में वो मौजूद है। सो नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ 5। व्हाट डिड आई गो टू इंडिया टू सी, मैं इंडिया में क्या देखने गई थी। नॉट द ताजमहल, मैं ताजमहल देखने नहीं गई थी। ऑल्दो आई डिड सी इट, फिर भी मैंने उसे देखा। एंड बाई मूनलाइट, और मैंने उसे मूनलाइट में देखा। नॉट फतेहपुर सिकरी, ना ही मैं फतेहपुर सिकरी देखने गई थी। ऑल्दो आई डिड सी इट, और फिर भी मैंने उसे देखा। एंड नॉट द ग्लोरीज ऑफ एम्पायर इन न्यू दिल्ली, और ना ही मैं न्यू दिल्ली में वहाँ की एम्पायर यानी साम्राज्य की ग्लोरीज, मतलब होता है वहाँ की जो वर्चस्व है, उसको नहीं देखने गई थी। ऑल्दो आई डोंट सी देम, फिर भी मैंने उन सबको देखा। आई वेंट टू इंडिया टू सी एंड लिसन टू ग्रुप ऑफ पीपल, द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन द सिटीज़ एंड द पीजेंट इन द विलेजेस। सो मैं ये सब देखने नहीं गई थी, बल्कि मैं वहाँ पे दो ग्रुप के लोगों को देखने गई थी। वो ग्रुप क्या थे, पहला थे इंटेलेक्चुअल्स मतलब विद्वान लोग, और दूसरे थे गरीब किसान, ठीक है, जो कि गाँव में रहते थे, और जो इंटेलेक्चुअल्स थे वे सिटीज़ में रहते थे। मैं उनको देखने गई थी, ठीक है। सो स्टार्ट कर। These I meet in little room in the city, in the houses, in the villages, ठीक है, जिनको मैं कहाँ मिली, लिटिल रूम इन द सिटीज़ यानी इंटेलेक्चुअल्स को मैं सिटीज़ में मिली, छोटे रूमों में, और जो पीजेंट थे उनको मैं हाउसेज में मिली, गाँव में। एंड आई हर्ड देयर प्लान्स फॉर फ्रीडम, और मैंने उनके प्लान को सुना फ्रीडम के लिए, जो उन्होंने प्लान बनाए थे आज़ादी के लिए, उनको मैंने सुना। Already the intellectual believed that another world war was inevitable. जो इंटेलेक्चुअल्स थे ये विश्वास करते थे कि जो ये दूसरा वर्ल्ड वॉर है ये इनएविटेबल है, मतलब अनिवार्य है, मतलब ये परिणाम स्वरूप हो रहा है। जैसे जैसे परिस्थितियाँ बन रही हैं पूरी दुनिया में, उसके परिणाम स्वरूप ये वर्ल्ड वॉर हो रहा है। They had been bitterly disappointed after the First World War by what they felt were the broken promises of England. वे लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, बहुत ज़्यादा निराश थे, किस लिए, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि जो इंग्लैंड था उसने प्रॉमिस किया था कि वो उनको, अगर वे लोग इंग्लैंड की तरफ से लड़ते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो वो उनको आज़ाद कर देंगे, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। और इसलिए उन्होंने बहुत इससे डिसअपॉइंटेड थे, भारत के लोग बहुत ज़्यादा निराश थे। द इंग्लिश
जो अंग्रेज थे दे डिक्लेयर्ड हैड नो रियल पर्पस टू रिस्टोर इंडिया टू द पीपल। जो अंग्रेज थे उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि कोई भी मतलब रियल पर्पस नहीं है, कोई भी उद्देश्य नहीं है कि भारत के लोगों को सौंप दिया जाए, ठीक है, इसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, ऐसा उन्होंने घोषणा कर दिया। आई कुड बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास कर सकती हूँ। फ्रेश आई वॉज फ्रॉम चाइना, क्योंकि मैं चाइना से अभी अभी आई हूँ। वेयर द पीरियड ऑफ पीपल टूटलेज सीम्ड एंडलेस, वहाँ जहाँ पे पीरियड ऑफ पीपल्स टूटलेज सीम्ड, पीपल टूटलेज का मतलब हो जाता है लोगों का संरक्षण, मतलब जो शासन जो करते हैं, जो सरकार है वो लोगों को अपने अंदर में करके रखती है, अपने अधीन में, और ऐसा लगता है कि वो लोग उनके संरक्षण में, और ये पीरियड ऐसा लगता है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। एंड सेल्फ गवर्नमेंट फर्दर ऑफ एवरी ईयर, और जो सेल्फ गवर्नमेंट है मतलब खुद पे जो सेल्फ आत्मशासन का जो दौर है वो हमेशा क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है, हर साल आगे बढ़ता जाता है। वे लोग ऐसा बोलते हैं कि हम अगले साल आपको आज़ाद कर देंगे, अगले साल आज़ाद कर देंगे, पर ऐसा कभी नहीं होता है, और ऐसा लगता है ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। When you are ready for independence, जब आप इंडिपेंडेंस के लिए, जब आप आज़ादी के लिए तैयार होते हैं, कॉन्क्वेरर्स हैव ऑलवेज सेड टू देयर सब्जेक्ट एक्सेट्रा, जो कॉन्क्वेरर्स हैं, जो विजेता हैं, वो हमेशा अपने सब्जेक्ट में क्या बोलते हैं, अपने मतलब अपने वजह बताने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बताते हैं। बट हु इज़ टू डिसाइड व्हेन दैट मोमेंट कम्स, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि वो मोमेंट आएगा कब, मतलब आज़ाद हम लोग कब होंगे, ये डिसाइड कौन करेगा। एंड हाउ कैन पीपल लर्न टू गवर्न देमसेल्फ एक्सेप्ट बाय डूइंग इट, और ये लोग कैसे सीखेंगे कि खुद को गवर्न कैसे करना है, खुद पे शासन कैसे चलाना है, और एक्सेप्ट बाय डूइंग मतलब ये करने के बजाय, ये सोचने के बजाय कि हम कब आज़ाद होंगे, हम कब आज़ाद होंगे, ये सोचने के बजाय वे लोग कैसे मतलब क्या ही कर सकते हैं, ये सोचने के बजाय कि वे लोग हमें कब आज़ाद करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि वो लोग खुद कैसे शासन चलाएंगे। सो द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया वेयर रेस्टलेस एंड एम्बिटर, और जो इसलिए जो इंटेलेक्चुअल्स थे इंडिया में, जो बुद्धिजीव थे, मतलब जो बुद्धिमान लोग थे, वे इंडिया में वे रेस्टलेस थे, मतलब वे लोग बेचैन थे, और एम्बिटर्ड थे, मतलब बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आ रहा था। एंड आई सैट थ्रू आवर्स वॉचिंग देयर फ्लैशिंग डार्क आइज़, और मैं घंटों बैठ के उनकी जो फ्लैशिंग डार्क आइज़ यानी चमकती काली आंखें, उनको मैं देखती थी। एंड हियरिंग द एंडलेस फ्लो ऑफ लैंग्वेज, और उनकी एंडलेस यानी जो अंतहीन फ्लो था, जो एक धारा थी ऑफ लैंग्वेज भाषा की, ठीक है, इंग्लिश की बात हो रही है यहाँ पे, जो वो लोग इंग्लिश बोलते थे एकदम फ्लो में, एंडलेस फ्लो में, उसको मैं सुनती थी। द प्योरेस्ट इंग्लिश, एकदम प्योर यानी एकदम शुद्ध इंग्लिश वे लोग बोलते थे। इनटू विच दे पोर्ड देयर फीलिंग्स, और जिसमें वे लोग अपनी फीलिंग्स को डालते थे, मतलब पोर्ड मतलब होता है उड़ेलना, मतलब अपनी फीलिंग्स को उसमें एकदम दिखाते थे अपनी फीलिंग्स को। द प्लान देन वॉज डैट व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक, जो प्लान था वो तब जो प्लान था, मतलब वर्ल्ड वॉर शुरू होने के पहले का जो प्लान था वो था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही शुरू होगा, इंडिया वुड रिबेल इमिजिएटली, इंडिया जो है वो रिबेल कर देगा, विद्रोह कर देगा अगेंस्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड के खिलाफ तुरंत ही वो विद्रोह कर देगा। एंड कंपील हर, उसको मजबूर कर देगा बाय दिस कॉम्प्लिकेशन, और इस कॉम्प्लिकेशन, इस जटिलता में, टू सेट हर फ्री, वो उसको आज़ाद करना पड़ेगा, ठीक है, वो विद्रोह कर देगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, ठीक है, वो एक तरफ से दूसरे अपने इनेमीज से लड़ रहा होगा और इधर हम भी विद्रोह कर देंगे, तो उसको मजबूरी में हमें आज़ाद करना पड़ेगा। ये प्लान था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले। देन दे वुड नॉट टू बी फोर्स्ड, फिर उनको फोर्स नहीं किया जाएगा मतलब इंग्लैंड को फोर्स नहीं किया जाएगा। एज द डिक्लेयर्ड दे हैड बीन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जैसा कि उन्होंने डिक्लेयर किया था, घोषणा किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, टू फाइट एट इंग्लैंड्स कमांड, कि वे लोग इंग्लैंड के कमांड पे, इंग्लैंड के आदेश पे वे लोग लड़ेंगे, ठीक है। वे लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड के साथ थे और इस बार भी उनको मजबूर नहीं किया जाएगा। एंड देन और तब
आई आस्क्ड मैंने पूछ लिया, एंड देन और तब यंग इंडियन सेड प्राउडली जो युवा भारत है उसने कहा, गर्व से कहा, वी विल आवर सेल्फ डिसाइड वॉट एवर वेदर वी विश टू फाइट एट इंग्लैंड साइड और अगेंस्ट हर। उसने कहा, प्राउडली कहा, किसने? यंग इंडिया ने कहा कि हम लोग खुद डिसाइड करेंगे कि हमें इंग्लैंड के साथ लड़ना है, इंग्लैंड के साइड में लड़ना है या फिर उसके खिलाफ लड़ना है। ठीक है, यहाँ तक इस वीडियो में रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 9th से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।